चलिए बच्चों, आज हम एक्चुअली में डिस्कस करने जा रहे हैं अपना एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर फ्रॉम एग्जाम्पलर, राइट। तो अब हम देखें तो हमारे बेसिकली इस चैप्टर में ये टॉपिक्स हैं बेसिकली जो हमारे को आने चाहिए इन चैप्टर्स को करने से पहले, इन क्वेश्चंस को करने से पहले। तो बेटा शुरू करते हैं यहाँ पर, राइट। ये हमारे सामने क्वेश्चन है, अगर आप देखो तो ध्यान से, राइट। शुरू करते हैं बेटा फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन कुड नॉट बी ड्राइव्ड फ्रॉम रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। कौन सा कंक्लूजन हमारे पास नहीं निकल के आता है अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से? तो हमें पता है बेटा मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी, ये बात ट्रू है। हमें पता है कि एक्चुअली में ये बात हमारा रदरफोर्ड के कंक्लूजन से ही निकल कर आई है, तो ये तो एकदम करेक्ट है। तो ये करेक्ट है। द रेडियस ऑफ एटम इज 10⁻10 टाइम्स एंड रेडियस ऑफ न्यूक्लियस 10⁻15 टाइम्स। ये बात भी हमारी एक्चुअली में रदरफोर्ड की कंक्लूजन से आई है। अगर हम देखें इलेक्ट्रॉन मूव इन अ सर्कुलर पाथ विद फिक्स्ड एनर्जी, बेटा ये बात एक्चुअली में हमारे को नील बोर ने दी थी, राइट। ये सबसे पहले ये जो कॉन्सेप्ट है ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट, इस कॉन्सेप्ट को नील बोर लेकर के अपने साथ आया था, तो ये कहीं ना कहीं गलत है। और इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियस आर हेल्ड टुगेदर बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये बात भी कहीं ना कहीं ये एक्चुअली में हमारे रदरफोर्ड के ही अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के कंक्लूजन में है मौजूद। तो बेटा ये तीनों आंसर आपके, मतलब आंसर जो होगा बेटा वो बेसिकली सी हो जाएगा। इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें बताना था, राइट। अगला क्वेश्चन बेटा इसने बोला है कि हमसे विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इनमें से कौन ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं रिप्रेजेंट कर रहा? देखो बेटा 3D8 और 4s2 कोई गलत नहीं है, एकदम परफेक्ट है। 3D9 4s2 बेटा आप जानते हो 3D9 एक जो d ऑर्बिटल होता है, अगर हम उस d ऑर्बिटल के अंदर अगर हम उसमें 9 इलेक्ट्रॉन भरते हैं, राइट, जो कि कुछ इस तरह से है। अगर आप देखो 9 इलेक्ट्रॉन नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो आप देख सकते हो कि कहीं ना कहीं अगर एक इलेक्ट्रॉन इसे मिल जाए तो ये फुल्ली फिल्ड हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। तो याद रखना बेटा कि ये जो 3D9 होती है कॉन्फ़िगरेशन कभी एग्जिस्ट ही नहीं करती, क्योंकि ये अपने आप को 3D10 में कन्वर्ट कर लेती है। तो बेटा ये अपने एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ ले लेगा, तो बेसिकली हो जाएगा 3D10 और ये हो जाएगा 4s1। तो बेटा करेक्ट जो आंसर है वो यही रहेगा 3D10 4s1। तो ये आंसर ही गलत है, इसका आंसर होगा बेटा 3D10 4s1, यहाँ पर ये गलत है। तो इसने हमसे यही क्वेश्चन पूछा था, अगर आप देखो तो इसने हमसे यही क्वेश्चन पूछा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट ग्राउंड स्टेट। तो बेटा ग्राउंड स्टेट में कॉन्फ़िगरेशन 3D9 होती ही नहीं है, 3D10 बन जाती है। तो ये आपने याद रखना है, क्लियर। तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा सेकंड ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन। बेटा हमारे को इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी हमारे को एक ग्राफ दिखा रखा है, बेसिकली जो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन दिखा रखा है अराउंड द न्यूक्लियस। तो ये हमारे को दिख रहा है कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है। अब हमारे सामने 1s का ये रहा शेप और 2s ऑर्बिटल का ये रहा शेप। अगर हम देखें तो हमसे कह रहा है बेटा क्या, हमसे कह रहा है द डेंसिटी ऑफ डॉट्स इन द रीजन रिप्रेजेंट्स द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन्स इन द रीजन। ये बेसिकली डॉट्स जो है हमारे को दिखा रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ मिलता है, इसकी प्रोबेबिलिटी दिखा रहे हैं, इसकी डेंसिटी दिखा रहे हैं। तो कह रहा है कि इस बेस पर बताओ कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। देखो बेटा ये 1s है 2s है। अब 1s एंड 2s ऑर्बिटल्स आर स्फेरिकल इन शेप। देखो बेटा ये बात गलत नहीं है, ये एकदम करेक्ट बात लिखी है। आपको दिख भी रहा है कि ये स्फेरिकल शेप के हैं, याद रखना ये स्फेरिकल है, तो ये बात ट्रू है। फिर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज़ मैक्सिमम नियर द न्यूक्लियस, ये भी ट्रू है कि बेटा इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी नियर द न्यूक्लियस सबसे ज़्यादा होती है, ये भी एकदम करेक्ट है। आगे अगर हम बढ़ें तो बेटा इसके बाद ही हमसे क्या कह रहे हैं यहाँ पर, अगर हम देखते हैं तो अब हमसे कह रहा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन एट अ गिव डिस्टेंस इज इक्वल इन ऑल डायरेक्शन। बेटा देखो 1s और 2s जो s ऑर्बिटल जो होता है, बेसिकली s ऑर्बिटल ये एक्चुअली में नॉन डायरेक्शनल होता है। क्योंकि s ऑर्बिटल नॉन डायरेक्शनल होता है तो बेटा इसमें इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी इक्वल होती है सारी डायरेक्शंस में। इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी इक्वल होती है, ये बात ट्रू है।
तो ये बात एकदम ट्रू है। बट बात आती है द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ 2s डिक्रीज यूनिफॉर्मली एज द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस इंक्रीज। तो ये धीरे धीरे घटती है, यूनिफॉर्मली डिक्रीज होती है, ऐसा नहीं है बेटा। ये यहीं पर ही कहीं ना कहीं गड़बड़ है। तो बेटा यहाँ पर ये आना था कि द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन 2s पहले आपकी इंक्रीज होती है देन डिक्रीज होती है, और यहाँ पर लिखा हुआ डिक्रीज होती है, तो यही गलत है। यही हमारा आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, क्योंकि इसने हमसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट ही मांगी थी, राइट है। तो मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। याद रखना कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जो होती है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जो हमारी रहती है ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की ऑफ 2s ऑर्बिटल की, 2s ऑर्बिटल की जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी रहती है, याद रखना वो यूनिफॉर्मली होती है एज फ्रॉम द न्यूक्लियस इंक्रीज नहीं। बेटा इसका आंसर क्या आएगा तो मैं बता देता हूँ। वो एक्चुअली में पहले याद रखना, पहले इंक्रीज करती है देन डिक्रीज। इट फर्स्ट इंक्रीज, पहले वो जो डेंसिटी है वो इंक्रीज करती है देन डिक्रीज, देन वो जो डेंसिटी है बेटा याद रखना वो डिक्रीज करती है। आफ्टर दैट इट बिगिंस टू इंक्रीज अगेन, आफ्टर दैट इट इंक्रीज अगेन। ये आपने याद रखना है, क्लियर है। आगे अगर हम बढ़ें, अगर आपको इसका डायग्राम दिखाऊं मैं आपको, तो इसका डायग्राम कुछ इस तरीके का आएगा। आप देखोगे अगर ये आपके सामने है, ये देखिए, ये रहा प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का डायग्राम 2s का, ये रहा, राइट। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी डेंसिटी पहले आपने याद रखना है क्या करती है, पहले इंक्रीज़ करती है देन डिक्रीज़ करती है, राइट, फिर देन इंक्रीज़ करती है, आपने याद रखना है। आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद क्या है, इसके बाद हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हम देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो नॉट करेक्ट है अबाउट द कैथोड रेज। देखो बेटा, कैथोड रेज कैथोड से एनोड की तरफ मूव करती है, ये बात एकदम ट्रू है कि कैथोड रेज कैथोड से एनोड की तरफ मूव करती हैं। हम ये भी जानते हैं कि कैथोड रेज नेगेटिवली चार्ज होती हैं, राइट। और अगर हम देखें कि ये स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती हैं इन दी एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, ये बात भी ट्रू है कि एक्चुअली में वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती हैं। करेक्टरिस्टिक ऑफ कैथोड रेज डू नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ मटेरियल। बेटा ये बात भी सच है कि एक्चुअली में कैथोड रेज जो होती हैं डू नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ डू नॉट डिपेंड अपॉन द मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोड्स इन द ट्यूब, वो इस बात पे भी डिपेंड नहीं करती, ये भी एकदम ट्रू है। और बेटा याद रखना वो गैस पे डिपेंड भी नहीं करती, जो गैस मौजूद होती है आपकी इलेक्ट्रोड्स के बीच में। अगर ये आपकी एनोड है और ये अगर आपकी कैथोड है, तो इनके बीच में जो मौजूद गैसेस होती है, इस गैस पे भी ये डिपेंड नहीं करती, गैस पर भी ये डिपेंड नहीं करती, ये जो कैथोड रे होती हैं। बट लिखा हुआ है बेटा, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैथोड रे डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ गैस प्रेजेंट इन द कैथोड रे ट्यूब। ये गैस पे डिपेंड, यहाँ पे लिखा है कि वो गैस पे डिपेंड करती है, यही बात गलत हो गई बेटा, और यही हमारा आंसर हो गया, क्योंकि उसने इनकरेक्ट स्टेटमेंट ही हमसे मांगा था, राइट है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इलेक्ट्रॉन इज इनकरेक्ट। इलेक्ट्रॉन के बारे में क्या बात गलत दी गई है। देखो पहला है इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है, ये बात एकदम ट्रू है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है। दूसरा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू मास ऑफ न्यूट्रॉन, बेटा बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत स्टेटमेंट दी गई है। आप जानते हो इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻³ किलोग्राम, और न्यूट्रॉन का मास कितना होता है, तो न्यूट्रॉन का मास होता है 1.675 या 674 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। तो ये बिल्कुल एकदम बात गलत है। फिर इट इज़ द बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ऑल एटम्स, ये बात एकदम सच है बेटा कि इलेक्ट्रॉन सभी एटम्स का कॉन्स्टिट्यूएंट है, ये बात ट्रू है, ये बात ट्रू है। और ये कैथोड रेज में भी होता है, ये बात अभी हमने पिछले वाले क्वेश्चन में डिस्कस करी थी, तो ये बात भी ट्रू है। आगे बढ़ते बच्चों, तो इसका आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ एटम कुड बी एक्सप्लेन बाय थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। थॉमसन मॉडल ऑफ एटम हमें क्या बताता है बेटा, थॉमसन मॉडल ऑफ एटम ये बताता है कि एटम न्यूट्रल है, तो ये बताता है कि एक्चुअली में एटम न्यूट्रल है, ये इसकी बड़ी अच्छी बात थी। इसने बोला था कि एक्चुअली में जो पूरा का पूरा जो मेलन होता है या पूरा का पूरा जो आपकी
पुडिंग होती है, पुडिंग, और पुडिंग के ऊपर जो रेजिन्स हैं, आपको याद होगा कि इसने बोला था कि एक्चुअली में आपका पूरा का पूरा वाटरमेलन जो है, पूरा का पूरा जो वाटरमेलन है आपका, वो कहीं ना कहीं पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है और इलेक्ट्रॉन उसमें बीच बीच में स्टडेड है, राइट। यही आपका एक्चुअली में वर्ड्स हैं किसके निकल के आते हैं, जो थॉमसन के। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो आंसर आएगा बेटा कि ओवरऑल एटम इज़, या ओवरऑल न्यूट्रलिटी ऑफ एटम, ये हमें कौन बताता है, ये हमें थॉमसन बताता है। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आइसोबार के बारे में। बेटा आइसोबार क्या होते हैं? आइसोबार बेटा वो एटम्स होते हैं जिन एटम्स का मास नंबर सेम होता है बट उनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है, राइट। तो वो स्पीशीज जिनका मास नंबर सेम और एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है, इनको हम क्या बोलते हैं बेटा? तो इनको हम एक्चुअली में आइसो बार बोलते हैं। तो अब ये हमसे कह रहा है दे हैव द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। तो बेटा ये डिफरेंट मास नंबर बोल रहा है तो ये तो गलत हो गया कहीं ना कहीं। दे हैव द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बेटा इलेक्ट्रॉन सेम नहीं होते तो ये भी गलत हो गया। दे हैव द सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, आप देखो यहाँ पे न्यूट्रॉन निकल के आ रहे हैं कितने, तो न्यूट्रॉन आ रहे हैं 40 में से 18 माइनस करो, मास में से आपको पता है कि n इक्वल टू a माइनस जेड होता है, नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन निकालने का फार्मूला a माइनस जेड। तो बेटा मास में से अगर आप 40 में से 18 माइनस करोगे तो आप देखोगे कि आपके पास 22 न्यूट्रॉन आ रहे हैं यहाँ पर, और यहाँ आप देखोगे आपके पास न्यूट्रॉन आ रहे हैं कहीं ना कहीं 20। तो बेटा ये कहीं से कहीं तक सेम नहीं है, तो ये बात भी गलत ही है। अगली अगर हम देखें 7वीं लास्ट ऑप्शन, द सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन इज़ सेम। बेटा देखो जो एटॉमिक मास होता है ना, ये एक्चुअली में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का सम होता है, ये एकदम करेक्ट है। तो ऑप्शन डी आपका राइट होगा। दे हैव डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ये बात भी ट्रू है बेटा कि उनका प्रोटॉन का नंबर डिफरेंट है। देखो इनका प्रोटॉन का नंबर डिफरेंट है बट इनका प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का सम सेम है, राइट। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है बेटा रेडियल नोट्स। देखो बेटा आपको 3 चीज़ें आनी चाहिए पेपर के लिए, एक रेडियल नोट्स, एक रेडियल नोट्स, राइट, एक रेडियल नोट्स, एक एंगुलर नोट्स और एक आपका टोटल नोट्स निकालनी। टोटल नोट्स कैसे निकालते हैं, ये तीनों चीज़ें आपको आनी चाहिए। बेटा रेडियल नोट्स का फार्मूला होता है क्या? वो होता है n माइनस एल माइनस 1। एंगुलर नोट्स का फार्मूला होता है l। टोटल नोट्स का फार्मूला होता है n माइनस 1। तो बेटा ये 3 फार्मूले अगर आपको आते हैं तो बस आप देखो आप आसानी से ये चीज़ें निकाल पाओगे। इन्होंने बोला आपसे रेडियल नोट्स, आप इस वाले फार्मूले को यूज़ करो। आपके पास आपको पता है 3p दिया है, 3p का मतलब है बेटा आपका n का वैल्यू हो गया 3 और आपका l का वैल्यू हो गया 1। आप इसे पुट कर दो तो रेडियल नोट्स आपके निकल के आएंगे 3 माइनस 1 माइनस 1, तो 3 माइनस 2, और बेटा आपके पास आंसर आ जाएगा कहीं ना कहीं 1। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा आंसर, राइट। अगर आपको ये आंसर क्लियर हो गया है, ये आपका आंसर 1 आएगा। आगे हम बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसने बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पर बोला है कि एंगुलर नोट्स ऑफ 4d ऑर्बिटल। अब इसने हमसे बोला है कि एंगुलर नोट्स क्या होंगे ऑफ 4d ऑर्बिटल इज। तो बेटा एंगुलर नोट्स का अगर हम फॉर्मूला देखें वो होता है L, जो कि अब 4D की बात चल रही है यहाँ पर। 4D की अगर हम बात करें तो देखो बेटा आपका L, D के लिए आप याद रखना L की वैल्यू जो होती है वो होती है आपकी 2। तो बेटा आंसर आ जाएगा एंगुलर नोट्स हो जाएंगी 2। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अभी मैंने ऊपर भी ये फार्मूला बताया था, एंगुलर नोट्स का फार्मूला L रहता है, राइट है। आगे बढ़ जाते हैं बेटा 10th क्वेश्चन हमसे कह रहा है यहाँ पर, क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ रेस्पॉन्सिबल टू रूल आउट एग्जिस्टेंस ऑफ डेफिनेट पाथ और ट्रेजेक्ट्रीज ऑफ द इलेक्ट्रॉन। बेटा इनमें से कौन एक्चुअली में बता रहा है डेफिनेट पाथ या ट्रेजेक्ट्री की बात कर रहा है इलेक्ट्रॉन की? देखो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कह रहा है कि चारों क्वांटम नंबर कभी भी सेम नहीं हो सकते हैं, सेम पॉसिबल नहीं हो सकते, इम्पॉसिबल है। चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते, वो इम्पॉसिबल है। तो ये तो गलत है आंसर इसके अकॉर्डिंग। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन की जो ट्रेजेक्ट्री होती है, उस ट्रेजेक्ट्री में जब वो घूमता है, इलेक्ट्रॉन जिस ट्रेजेक्ट्री में घूमता है उसमें उसकी पोजीशन
और उसका मोमेंटम कैलकुलेट नहीं किया जा सकता, ये बोलता है एग्जैक्टली नहीं निकाला जा सकता। आप एरर के साथ तो निकाल सकते हो, एरर के साथ तो आप इसे फाइंड कर सकते हो, बट एग्जैक्टली नहीं निकाल सकते। तो ये बात एकदम करेक्ट है। तो इसका आंसर इसने बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ रिस्पॉन्सिबल टू रूल आउट एग्जिस्टेंस ऑफ डेफिनेट पाथ्स और ट्रेजेक्ट्रीज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बेटा इलेक्ट्रॉन के बारे में हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बताता है। अब वो कहता है कि आपको इलेक्ट्रॉन को इंक्रीजिंग ऑर्डर में भरना है, इलेक्ट्रॉन को इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर में फिल करना है। और बेटा जो हंट्स रूल है वो बोलता है, डीजेनेरेसी की बात करता है, वो बोलता है सबसे पहले आपको इलेक्ट्रॉन्स को सिंगली ऑक्यूपाई करना है। आपको अपने आप को अपने सबशेल के अंदर, अपने जो आपका जो भी आपके ऑर्बिटल्स हैं, इलेक्ट्रो ऑर्बिटल्स मतलब सबशेल के अंदर जो भी ऑर्बिटल्स हैं, सबसे पहले आपको उन्हें एक तरफ भरना है, फिर आपने उनकी पेयरिंग स्टार्ट करनी है। तो बेटा इसका आंसर इसीलिए हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि बेटा नंबर ऑफ़ ऑर्बिटल्स कितने होंगे थर्ड शेल में। देखो बच्चों, आपको 4-5 चीज़ें आनी चाहिए, ध्यान से सुनना। अगर आपसे पूछा जाए कि शेल के अंदर, शेल के अंदर कितने ऑर्बिटल हैं, तो बेटा आपने बोलना है शेल के अंदर ऑर्बिटल जो होते हैं वो होते हैं आपके n स्क्वायर। 1 मिनट रुकना बच्चों, मैं इसको हटा देता हूँ। देखो शेल के अंदर आपसे पूछा जाए सब शेल कितने हैं, तो आपने बोलना है शेल के अंदर सब शेल होते हैं n। अगर आपसे पूछा जाए सब शेल के अंदर ऑर्बिटल होते हैं, आपने याद रखना है। अगर आपसे पूछा जाए कि आपका शेल के अंदर कितने ऑर्बिटल्स हैं, तो आपने बोलना है n स्क्वायर। और अगर आपसे पूछा जाए कि ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो बेटा आपने बोलना है 2n स्क्वायर, राइट, 2n स्क्वायर, ये आपने याद रखना है। फिर आपसे अगर पूछा जाता है कि सब शेल के अंदर कितने ऑर्बिटल हैं, तो आपने बोलना है 2l+1। और अगर आपसे पूछा जाता है सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो आपने बोलना है ट्वाइस ऑफ 2l+1, ये आपने बोलना है, राइट। आगे बढ़ते हैं। तो बेटा आपसे पूछा गया था नंबर ऑफ़ ऑर्बिटल्स जो थर्ड शेल में है। तो बेटा आपको शेल के अंदर ऑर्बिटल्स मांगे हैं, यानी कि आप n स्क्वायर कर दो, 9 आंसर आ जाएगा। 3 का स्क्वायर 9 आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर हो गया ये, राइट। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बेटा हमसे पूछा गया है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम डिपेंड्स ऑन। बेटा देखो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, देखो 4 बातें होती हैं, मैं चारों बता देता हूँ। n होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, राइट। दूसरा होता है आपका l, जिसे हम बोलते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर। तीसरा होता है आपका ml, जिसे हम बोलते हैं आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और चौथा होता है ms, जिसे हम बोलते हैं स्पिन क्वांटम नंबर। बेटा आप याद रखना, n की वैल्यू आपकी 1 से स्टार्ट होती है और आपकी इनफाइनाइट तक जाती है। l की वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है, आपकी n-1 तक जाती है। ml की वैल्यू -l से +l तक जाती है। और बच्चों आपकी ms की वैल्यू +½ और -½ होती है। अब अगर आपको ये बात डन है, आपसे पूछा गया है कि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम डिपेंड्स ऑन। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जिसे हम बोलते हैं एक्चुअली में L, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम बेटा इसी का L का ही दूसरा नाम है, याद रखना। और बेटा ये किस पे डिपेंड करता है, तो बेटा याद रखना, मतलब ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जो होता है ना बेटा, वो आपने याद रखना है, वो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम आपका डिपेंड करता है सिर्फ और सिर्फ L पे, ठीक है। किस पे डिपेंड करता है बोलो, L पे, राइट। तो आगे बढ़ जाते हैं, और कुछ नहीं है। एजीमुथल क्वांटम नंबर डिटरमाइंस द एंगुलर मोमेंटम ऑफ ऑर्बिटल, ये आपने याद रखना है। तो एजीमुथल क्वांटम नंबर से कहीं ना कहीं एंगुलर मोमेंटम निकल करके आता है, इसीलिए वो इस पर ही डिपेंड करता है। आगे बढ़ जाते हैं। देखिए बेसिकली ये कैलकुलेट किया जाता है, ये आपने याद रखना है, बट इसका फॉर्मूला हमारे नहीं है, तो इसकी कोई नीड नहीं है अभी। आगे बढ़ते हैं बच्चों। क्या कह रहा है, कह रहा है क्लोरीन एग्जिस्ट इन 2 आइसोटोपिक फॉर्म। सही बात है, क्लोरीन के 2 आइसोटोप है, एक ये और एक ये, और जिनका मास है ये। और ये बोल रहा है कि बताओ इनका रेशियो कितना होगा, इनकी अबंडेंस का रेशियो क्या है। इंडिकेट द रेशियोज ऑफ क्लोरीन 37 और 35। हमारे को बेटा इनकी अबंडेंस का रेशियो बताना है। मान लेते हैं इस क्लोरीन को हम, ये मान लेते हैं हम x% है, और ये हो जाएगा बेटा 100 - x%, राइट। अब अगर हम देखें, हम लिखते हैं
एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट, एटॉमिक मास मल्टीप्लाइड बाय अबंडेंस। फिर हम लिखेंगे बेटा दूसरे एटम का मास, एटॉमिक मास दूसरे एलिमेंट का, और बेटा फिर हम उसकी अबंडेंस से मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वल टू बेटा हम लिखेंगे एवरेज एटॉमिक मास। ये बेटा हमारा फॉर्मूला रहता है। तो आप देखो, अगर हम देखें क्लोरीन का मास है 37, उसकी अबंडेंस है x%, दूसरे क्लोरीन का मास है 35, उसकी अबंडेंस है 100 माइनस एक्स डिवाइड बाय 100, और बेटा उसकी इक्वल टू उनका जो एवरेज दिया हुआ है दैट इज़ 35.5। तो बेटा अगर हम इसे इससे मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ 37x आएगा बाय 100 आएगा, यहाँ पर बेटा 3500 माइनस 35x बाय 100 आएगा, और इक्वल टू 35.5 आएगा। यहाँ पर अगर हम देखें तो 100 यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 37x, 3500, 35x, 35.5। अगर हम इसको उधर भेज देते हैं तो कहीं ना कहीं बेटा हमारे पास आएगा 3550, 37x, 35x। आप अगर इसे माइनस प्लस करोगे तो यहाँ से आपका कहीं ना कहीं यहाँ पर आएगा 150, है ना। यहाँ पर कितना आएगा, ये आएगा कहीं ना कहीं 50 निकल कर माइनस करने पर यहाँ 2x आएगा, और x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 25%। अगर आपका x 25 आया है, इट मीन्स कि इस वाले एलिमेंट का परसेंटेज, इसका परसेंटेज 25% और इसका परसेंटेज 75% है। हमसे क्लोरीन 37 और क्लोरीन 35 का परसेंटेज का अबंडेंस का रेशियो मांगा गया है। तो हम लिखेंगे 37 का परसेंटेज 25/75, और कट करने पर हमारे को मिलेगा 1:3। तो वी गॉट 1:3 एज आंसर। तो ये हो जाएगा आंसर हमारा थर्ड ऑप्शन। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है द पेयर ऑफ आयन्स हैविंग द सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज। किस आयन की सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। देखो, इसके लिए सबसे पहले हमारे को एक सीरीज़ याद होनी ज़रूरी है बहुत। बोलो, साइंस, टीचर, विनीता, करमानी, मन, फैको, नी, क्यू, जान, जलाती हूँ, राइट। हमारे को पता है कि इसका एटॉमिक नंबर रहता है 21, इसका एटॉमिक नंबर रहता है 30, इसका एटॉमिक नंबर 21 और इसका एटॉमिक नंबर 30। अब अगर हम देखते हैं, हमसे क्रोमियम के बारे में कहा गया जो कि 24 होगा, आयरन के बारे में कहा गया जो कि 26 होगा, मैग्नीज 25 होगा। हम अगर इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं तो ये आएगा हमारा आर्गन। सबसे पहले हम क्रोमियम की लिख लेते हैं। अच्छा, स्कैंडियम की भी कही गई है। क्रोमियम की होगी हमारी आर्गन 18 हो जाएगा। आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 तक हमें भरने का लोड नहीं है, राइट। आर्गन एटॉमिक नंबर 18 तक हमने भर रखा है। 18 के बाद हमें भरना है 20, तो 4s2 3d4, जबकि 3d4 एग्जिस्ट नहीं करता है, इसलिए आप जानते हो यहाँ पर 4s1 और 3d5 हो जाएगा। हैप्पी। अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं आयरन का, तो आयरन का आएगा हमारा आर्गन, साथ में आएगा हमारे पास 4s2 3d, इसका 26 नंबर है, यानी कि 6 बचे हुए इलेक्ट्रॉन। बेसिकली यहाँ 18, ये 2 20 और 6 मिला के 26। अब आयरन के बाद अगर हम बात करते हैं मैग्नीज़ का, तो मैग्नीज़ का अगर हम देखते हैं तो क्या आएगा, मैग्नीज़ का आएगा आर्गन के बाद हम भरेंगे 4s2, और उसके बाद जस्ट हम भरेंगे इलेक्ट्रॉन मैग्नीज़ के जो कि होंगे 3d5। इसके बाद जो नंबर आएगा वो आएगा कोबाल्ट और स्कैंडियम का। कोबाल्ट का नंबर अगर हम देखें, आर्गन भर दिया हमने, कोबाल्ट का नंबर है 27, तो 27 एटॉमिक नंबर हम भरने के लिए क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे सबसे पहले 4s2 3d7, 4s2 3d7। और अब बस और कोई हमारा एलिमेंट नहीं बचता है।
अब हम एक्चुअली में आयंस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। जब हम आयंस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो फ़र्क बस इतना सा होगा कि हमारे को इलेक्ट्रॉन निकाल देने हैं। तो देखिए सबसे पहले Cr3+ की बात आ रही है बार बार, तो इसके 3+ जब हम लिखते हैं तो हमें यहाँ से निकाल लेंगे इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ बन जाएगा 4s0, एक निकल गया, दो और निकालने हैं, यहाँ से भी निकलेंगे तो हो जाएगा 3d3। हमेशा इलेक्ट्रॉन हमेशा आउटर मोस्ट शेल से पहले निकालेंगे और इनर मोस्ट वाले से बाद में। तो इसके बाद हमारा देखा जाए Fe3+ है। Fe3+ सबसे पहले हम निकालेंगे 2 इलेक्ट्रॉन s के, तो यहाँ बन जाएगा 0, और एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे हम d से, तो d6 से बन जाएगा 5। आप देख सकते हो ये दोनों सेम नहीं है, तो ऑप्शन ए तो रॉन्ग है। दूसरा Fe3+ और Mn2+। आओ Mn2+ का चेक करें। Mn2+ का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, तो ये हो जाएगा 4s0। कहीं ना कहीं ये दोनों क्या आ गए, सेम, और आंसर हमारा आ गया, राइट। अब अगर हम देखें थर्ड वाला Fe3+ और CO2+, ऑब्वियसली वो आंसर नहीं है, बट एक बार चेक कर लेते हैं। तो CO3+ की अगर हम बात करते हैं तो 3 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, 1 2 यहाँ से निकलेंगे, तो और एक यहाँ से निकलेगा, तो क्या ये सेम है? नहीं, इसलिए ये भी आंसर गलत है। और सिमिलर वे में आपका स्कैंडियम भी आपका कहीं ना कहीं गलत ही होगा। तो बस हमारा आंसर आ चुका है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि फॉर द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ऑक्सीजन एटम, फॉर द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ऑक्सीजन एटम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। ऑक्सीजन एटम के इलेक्ट्रॉन के बारे में क्या बात सही है? अगर आप ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर देखो तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर जो है बेटा वो है एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन का 8, और 8 का एटॉमिक नंबर का मतलब हम जानते हैं कि 1s2 2s2 2p4, और 2p4 का मतलब कहीं ना कहीं हो जाएगा 2p4 का मतलब कहीं ना कहीं हो जाएगा कुछ इस तरह से, ये इस तरह से, राइट, और ये कुछ इस तरह से आपका ऑर्बिटल निकल करके आना चाहिए। ये हो गया आपका 2s2, ये हो गया आपका 2p4। अब ये हमसे कह रहा है यहाँ पर कि द z इफेक्टिव फॉर इलेक्ट्रॉन इन 2s ऑर्बिटल इज सेम एज z इफेक्टिव फॉर 2p। तो क्या z इफेक्टिव 2s और 2p का सेम होता है? ये गलत है, z इफेक्टिव 2s और 2p का सेम नहीं होता, राइट। इसके बाद ही हमसे कह रहा है कि एन इलेक्ट्रॉन इन द 2s ऑर्बिटल हैज़ द सेम एनर्जी इन द 2p। देखो अगर 2s और 2p की एनर्जी की बात हो रही है तो सेम हो सकती थी अगर ये हाइड्रोजन एटम होता तो। हाइड्रोजन एटम के लिए याद रखना, अगर कोई सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़ है तो ऑर्बिटल्स की एनर्जी अलग अलग, ये जो आपके अलग अलग सबशेल्स हैं इनकी एनर्जी सेम होती है। ये जो सबशेल्स हैं इनकी एनर्जी क्या होती है? सेम। सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़ है उनमें आपकी एनर्जी सेम होती है, बट मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़ में आपकी एनर्जी ऑफ 2s 2p के बराबर नहीं होगी, ये आपने याद रखना है, राइट। तो एनर्जी इक्वल होती है, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट ये होती है सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़ के लिए, मल्टी के लिए नहीं होती। तो ये भी क्योंकि ऑक्सीजन की बात चल रही है जो कि मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़ है, ये भी बात गलत होगी। Z इफेक्टिव फॉर एन इलेक्ट्रॉन इन 1s ऑर्बिटल इज सेम एज Z इफेक्टिव फॉर एन इलेक्ट्रॉन इन 2s ऑर्बिटल। तो Z इफेक्टिव 1s के लिए और 2s के लिए कहीं ना कहीं सेम होती है, तो ये भी गलत है, ठीक है। 1s के लिए Z इफेक्टिव ज़्यादा रहेगा, 2s के लिए Z इफेक्टिव ऑब्वियसली कम रहेगा, राइट। इसका रीज़न आप समझ सकते हो, क्योंकि Z इफेक्टिव 1s के लिए इसलिए ज़्यादा क्योंकि 1s में कोई अंदर वाले इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो धक्का मुक्की नहीं होगी, रिपल्शन नहीं होगी। 2s के लिए 1s है एज अ रिपल्शन के लिए, तो वो बेसिकली स्क्रीनिंग करेंगे, शील्डिंग करेंगे। और आंसर है द 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द 2s ऑर्बिटल हैव द सेम स्पिन बट ms हैव स्पिन क्वांटम नंबर बट अपोजिट साइन। ये बात बिल्कुल सच है बेटा कि उनका हैव स्पिन क्वांटम नंबर, जो 2s के अंदर ये 2 इलेक्ट्रॉन है, अगर हम एक को बोलते +½ है तो दूसरा अपने आप ऑटोमेटिकली -½ बन जाएगा, ये बात ट्रू है। या फिर अगर इसको हम बोलते -½ है तो ये ऑटोमेटिकली +½ बन जाएगा, ये बात एकदम ट्रू है, ये एकदम ट्रू है। आगे बढ़ जाते हैं बच्चों, ये एकदम ट्रू है। तो
कहीं ना कहीं अगर आप देखो तो ये आपका हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। चलिए, तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा कहीं ना कहीं डी ऑप्शन। 15 के बाद हम आ जाते हैं 16 क्वेश्चन पर। क्या कह रहा है हमसे, इफ़ ट्रैवलिंग एट द सेम स्पीड, बेटा ये बोल रहा है इफ़ ट्रैवलिंग एट द सेम स्पीड विच ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग मैटर वेव्स हैव द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। इनमें से कौन अगर तेज साथ साथ भागे तो एक्चुअली में जिसकी मैटर वेव्स जो है, मैटर वेव्स का मतलब ना बेटा कहीं ना कहीं डी ब्रॉगली वेव्स की बात चल रही है। मैटर वेव्स का मतलब कहीं ना कहीं क्या है, डी ब्रॉगली वेव्स। और उसने बोला है कि किन की शॉर्टेस्ट वेवलेंथ निकल के आएगी। देखो बेटा, लैम्डा का फार्मूला आपको पता है डी ब्रॉगली के अकॉर्डिंग क्या होता है। लैम्डा का फार्मूला डी ब्रॉगली के अकॉर्डिंग होता है H/m/v। मैं फिर से बोल रहा हूँ, लैम्डा का फार्मूला होता है H/m/v। और आप कहीं ना कहीं देखोगे यहाँ पर निकल के जो आएगा वो क्या, उसने बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैव द सेम स्पीड। इनमें से किसकी स्पीड नहीं, इफ द ट्रैवलिंग एट द सेम स्पीड डी ब्रॉगली वेव्स हैज़ द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, किसकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ शॉर्टेस्ट होगी। देखो बेटा, डी ब्रॉगली वेवलेंथ कहीं ना कहीं मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आप देख सकते हो। डी ब्रॉगली वेवलेंथ देखो, स्पीड सेम कर दिया उन्होंने खुद बोला, तो वी तो वो खुद कह रहा है कि सेम है, वी तो वो खुद कह रहा है अपने मुंह से कि सेम रहने वाली है। वो खुद कह रहा है कि एक्चुअली में डी ब्रॉगली वेवलेंथ शॉर्टेस्ट वेवलेंथ किसकी होगी, ये हमसे पूछ रहा है। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का मतलब बेसिकली वेवलेंथ, अब घुमा फिरा कर एच आप जानते हो कांस्टेंट होता है, एच होता है बच्चों कांस्टेंट। तो बेटा जो वेवलेंथ है ना वो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करेगी मास पर। तो बेटा वेवलेंथ डिपेंड करेगी सिर्फ और सिर्फ मास पर। तो आपसे यही पूछा जा रहा है कि जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ है, क्योंकि वो मास पर डिपेंड करेगी, वो मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। क्योंकि डी ब्रॉगली वेवलेंथ मास के कहीं ना कहीं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो बेटा जिसका मास ज़्यादा होगा आपने याद रखना है, उसी की डी ब्रॉगली वेवलेंथ शॉर्टेस्ट होगी। अब आप देख लो, इलेक्ट्रॉन का मास, सबसे ज़्यादा मास जो होता है वो अल्फ़ा पार्टिकल का होता है। रीज़न बीइंग उसमें 2 न्यूट्रॉन हैं, उसमें 2 प्रोटॉन हैं। और बेटा कहीं ना कहीं देखो जितना मास बढ़ेगा, आप देखो ये एक यहाँ पर एक प्रोटॉन की बात चल रही है, एक न्यूट्रॉन की बात चल रही है। और इलेक्ट्रॉन तो सबसे हल्का होता है आप जानते हो, बट बेटा यहाँ देखो, यहाँ इसमें 2 प्रोटॉन है, 2 न्यूट्रॉन है हीलियम के अंदर। अल्फ़ा पार्टिकल का मतलब आप जानते हो, हीलियम का अल्फ़ा पार्टिकल कहलाता है, हीलियम का डबली चार्ज आयन। और आप देखो इसके अंदर 2 प्रोटॉन है, 2 न्यूट्रॉन है, तो कहीं ना कहीं इसका मास बहुत ज़्यादा होगा। इसका मास ज़्यादा होने से, अल्फ़ा पार्टिकल का मास ज़्यादा होने से, अल्फ़ा पार्टिकल का मास ज़्यादा होने से आपने याद रखना है अल्फ़ा पार्टिकल की वेवलेंथ कम होगी। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा, राइट। तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। बेटा यहाँ से मल्टी चॉइस आंसर हैं, मतलब एक क्वेश्चन के मल्टीपल आंसर्स करेक्ट हो सकते हैं। तो देखो क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर नॉट आइसोटोप्स। देखो आइसोटोप में क्या होता है, आइसोटोप में होता है बेटा याद रखना, जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो और जिनका मास नंबर डिफरेंट हो, राइट। बेटा अगर हम बात करते हैं आइसोटोप्स के बाद आइसोबार्स की, आइसोबार्स में जिनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो, जिनका मास नंबर सेम हो। इसके बाद बात करते हैं बेटा आइसोटोन्स की, आइसोटोन्स में जिनके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम हो, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम हो। और बेटा आइसोटोन्स के बाद अगर हम बात करते हैं तो बेटा एक और चीज़ अभी भी बचती है, उसका नाम है आइसोइलेक्ट्रॉनिक। आइसोइलेक्ट्रॉनिक की, तो जिसमें बेटा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो, उसे हम बोलते हैं बेटा आइसो इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल की बात करें तो कार्बन बेस्ट एग्जाम्पल है इसका। ये एटॉमिक नंबर देखो कहीं ना कहीं सेम है, बट मास नंबर अलग अलग है। आइसोबार की कैल्शियम और आर्गन, पीछे भी एग्जाम्पल दिया था आपको याद होगा, मास नंबर दोनों का 40 था, एटॉमिक नंबर अलग अलग था। अगर बात करें आइसोटोन्स की, तो आइसोटोन्स में बेटा न्यूट्रॉन सेम होते हैं, इसका एग्जाम्पल याद नहीं आ रहा। और आइसो इलेक्ट्रॉनिक की बात करें तो आप देख सकते हो O2 माइनस, F माइनस, आपका Na+ और Mg2 प्लस, सभी में 10 इलेक्ट्रॉन। इसके पास 8 थे, 2 ले लिए, 9 थे, 1 ले लिया, 11 थे, 1 दे दिया, 12 थे, 2 दे दिए। तो इन सभी में कहीं ना कहीं 10-10 इलेक्ट्रॉन हैं। आपको ये बात क्लियर हो गई होगी, समझ आ गई होगी। आगे बढ़ जाते हैं बेटा, अगर यहाँ तक डन है तो, राइट।
अब क्या कह रहा है, आप ज़रा ध्यान से सुनना और समझना। तो बेटा इसमें से अब हमारा जो निकल के आ रहा है वो क्या आ रहा है, आइडेंटिफाई द पेयर विच आर नॉट आइसोटोप्स। हमें पता लगाना है कौन सा पेयर आइसोटोप्स नहीं है, राइट। तो देखो बेटा कहीं ना कहीं इनमें एटॉमिक नंबर सेम है, तो ये तो आइसोटोप है। इनमें भी एटॉमिक नंबर सेम है, ये भी आइसोटोप है। इनमें एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, ये आइसोटोप नहीं है। इनमें एटॉमिक नंबर सेम नहीं है, ये भी आइसोटोप नहीं है। तो आंसर हो जाएगा सी एंड डी, सी एंड डी आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं आगे। बेटा इसने बोला है हमसे आइडेंटिफाई द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, आइडेंटिफाई द पेयर इन द प्रेजेंट इन द डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। बेटा डीजेनरेट ऑर्बिटल्स का मतलब कौन एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन सेम ऑर्बिटल में भरा जा, मतलब सेम सब शेल में भरा जा रहा है। आप जानते हो सेम सब शेल में जब हम इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो वो डीजेनरेट होता है। तो सेम आपको कहीं ना कहीं डीजेनरेट का मतलब क्या है, डीजेनरेट का मतलब है ऑर्बिटल ऑफ द सेम सब शेल। डीजेनरेट ऑर्बिटल का मतलब है मीन्स ऑर्बिटल ऑफ सेम, ऑर्बिटल ऑफ सेम सब शेल, ऑर्बिटल ऑफ सेम सब शेल। इसको बेटा हम क्या बोलते हैं, डीजेनरेट ऑर्बिटल, ऑर्बिटल ऑफ द सेम सब शेल। ठीक है, यह आपने याद रखना है। इसका मतलब यही है कहीं ना कहीं अगर हम बोले तो देयर एन एंड एल वैल्यूज़ आर सेम। इट मीन्स, याद रखना बच्चों, इट मीन्स देयर, इट मीन्स देयर एन एंड एल वैल्यूज़ आर सेम होनी चाहिए, राइट। आइए बेटा एन की वैल्यू 3, एल की वैल्यू 2, और बेटा देखो ये पहला तो कहीं ना कहीं एन की वैल्यू 3 और एल की वैल्यू 2 है इसके अंदर, राइट है। और ये किस तरह से क्वेश्चन दिया है अगर हम देखें तो, एक कर चुकना कि हमारे को टेबल कैसे दी है। अच्छा हमारे को पूछा है, मतलब ये पहले कुछ गड़बड़ हो रही है। बेटा एन की वैल्यू 3 है, एल की वैल्यू 2 है, एम एल की वैल्यू -2 है और एम एस की वैल्यू -½ है, बिल्कुल राइट है। फिर बेटा हमारे पास एक और ऑप्शन दिया है, एन की वैल्यू 3 है, एल की वैल्यू 2 है। अच्छा हमारे को इसको चूज़ करना है बेसिकली, ठीक है। ये देखो एन की वैल्यू 3 है, एल की वैल्यू 2 है। बेटा पहला आंसर करेक्ट है एकदम, राइट, पहला आंसर करेक्ट है एकदम। इसके बाद अगर हम देखें एन की वैल्यू 3 है और एल की वैल्यू यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, ये गलत हो गया बेटा आंसर। एन की वैल्यू 4 है, ये भी गलत हो गया बेटा आंसर। और बेटा चौथा ऑप्शन दिया नहीं है इन्होंने, गलती हो गई है कहीं ना कहीं, कुछ चौथा ऑप्शन प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है कुछ। तो बेटा वहाँ पे आएगा आपका ए पार्ट में एन की वैल्यू 3 आएगी, एल की वैल्यू 2 आएगी, एम एल की वैल्यू आपका आएगी +2 और एम एस की वैल्यू आएगी -½ और ऐसी बी पार्ट है, एन की वैल्यू 3 आएगी, एल की वैल्यू 2 आएगी, एम एल की वैल्यू +2 आएगी, एम एस की वैल्यू +½ आएगी। तो बेटा ये भी कहीं ना कहीं आप देख सकते हो डीजेनरेट है। तो आंसर बेटा क्यों डीजेनरेट है, क्योंकि इनका एन और एल सेम है, इनका एन और एल। तो बेटा आंसर आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, नहीं ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 4 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, आई होप ये समझ आया होगा। बस आपने याद रखना डीजेनरेट का मतलब क्या होता है। तो डीजेनरेट का जो मतलब है वो सिंपल सा मतलब है कि जिन ऑर्बिटल्स के ऑर्बिटल्स ऑफ सेम सब शेल, ऑर्बिटल्स ऑफ सेम सब मीन्स देयर एन एंड एल वैल्यूज़ आर सेम, उनकी एन और एल वैल्यूज़ क्या हो, सेम हो, राइट। आगे बढ़ जाते हैं बच्चों। अगला क्या कह रहा है, ज़रा सुनना और समझना। देखो यहाँ पर ही हमसे कह रहा है क्या, देखो विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स आर करेक्ट। अब इसने बोला विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स आर करेक्ट, इनमें से कौन सा सेट ऑफ क्वांटम नंबर करेक्ट है। फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स आर करेक्ट। अगर आप देखो एन की वैल्यू 1 है, बेटा आपको मैंने अभी ऊपर ही बताया था, अगर आप देखते हो एक बार ज़रा सुनना, मैंने आपको ऊपर अच्छे से बताया था, 1 मिनट रुक जाओ। ये देखो ये रहा, अगर आपने ये वाली बात मेरी अच्छे से समझी हो तो आप देखो अभी ये वाले क्वेश्चन कितना आसानी से आपसे हो जाएंगे। देखो ये आपसे क्या कह रहा है, ये आपसे कह रहा है कि देखो आपको पता है अगर n की वैल्यू 1 2 होती है तो l की वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है और n-1 तक जाती है। अगर n की वैल्यू 1 है तो l की वैल्यू आप जानते हो वो 0 से 1 - 1 बेसिकली 0 तक ही जाएगी, 0 to 0 ही होगी,
यहाँ पे 1 दे रखा है तो ये गलत है, तो पहला आंसर गलत हो गया। अब n की वैल्यू 2 है तो l की वैल्यू 1 चलेगा, और आप जानते हो जो l की वैल्यू अगर 1 है तो वो -1 से +1 तक जाएगी ml की वैल्यू, और यहाँ +1 लिखा है जो कि एकदम करेक्ट है, राइट है। अब n की वैल्यू 3 है, l की वैल्यू 2 है, और ml की वैल्यू -2 है जो कि करेक्ट है। अगर l की वैल्यू 2 होती है तो ये -2 से +2 तक जाती है, तो ये एकदम करेक्ट है। अब अगर n की वैल्यू 3 है तो l की वैल्यू क्या होगी 4। ये बात कहीं ना कहीं गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि आप जानते हो अगर n की वैल्यू 3 है, अगर n की वैल्यू 3 होगी तो l की वैल्यू जो है वो 0 से 2 तक ही होगी, 0 से 2 तक, और यहाँ पर क्या दे रखा है 4। तो आंसर क्या हो गया आपका? अगर आप देखो तो B एंड C ऑप्शन, B एंड C ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन ये हमसे क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर, और पेयर्स या द आयंस आर आइसो इलेक्ट्रॉन, इनमें से किसके पास सेम इलेक्ट्रॉन है? आप जानते हो Na के पास 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसने एक दे रखा है तो वो 10 इलेक्ट्रॉन बचे उसके पास। मैग्नीशियम के पास 12 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसने 2 दे दिए तो 10 इलेक्ट्रॉन बचे उसके पास, तो आंसर ए पार्ट करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है एल्युमिनियम 3+, एल्युमिनियम 3+, एल्युमिनियम के पास 13 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन उसने दे दिए, 10 इलेक्ट्रॉन बचे उसके पास। और O माइनस की अगर हम बात करें, O के पास कहीं ना कहीं 8 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन उसने ले लिया तो 9 इलेक्ट्रॉन हो गए। ये नहीं है आइसो इलेक्ट्रॉन क्योंकि इसमें 10 और 9 सेम नहीं है। सोडियम के पास आप देखोगे कहीं ना कहीं 11 इलेक्ट्रॉन है, 1 दे दिया उसने, 10 इलेक्ट्रॉन बचे उसके पास, राइट है। और ऑक्सीजन के पास अगर आप देखते हो तो ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन है, 2 उसने ले लिए तो कहीं ना कहीं 10 इलेक्ट्रॉन हो गए उसके पास, तो ये भी करेक्ट ऑप्शन है। नाइट्रोजन की अगर हम बात करें, नाइट्रोजन N3- है, नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है, 3 उसने ले लिए, 10 बन गए। और जबकि क्लोरीन जो है वो माइनस है, वो उसके पास 17 इलेक्ट्रॉन है, 1 उसने ले लिया, 18 बन गए। क्या ये सेम इलेक्ट्रॉन है? नहीं है, तो ये भी कट जाएगा। आया समझ? तो आंसर हो जाएगा बेटा आपका ऑप्शन बी एंड ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी। ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आ जाएगा समझ? आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन ये हमसे क्या कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कंसर्निंग द क्वांटम नंबर्स आर करेक्ट। क्वांटम नंबर के बारे में, अबाउट द कंसर्निंग द क्वांटम नंबर्स आर करेक्ट, क्वांटम नंबर्स के बारे में कौन सी बात एकदम करेक्ट लिखी गई है? एंगुलर क्वांटम नंबर डिटरमाइंस द 3D शेप ऑफ द ऑर्बिटल। एंगुलर क्वांटम नंबर जो होता है वो 3D शेप ऑफ ऑर्बिटल के बारे में बताता है। क्या एंगुलर क्वांटम नंबर 3D शेप बताता है ऑर्बिटल की? देखो एंगुलर क्वांटम नंबर कौन सा है? L है ना। और L क्या बताता है आपको? बोलो जल्दी से, L क्या बताता है आपको? सर L देखो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमारे को एनर्जी बताता है। बोलो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एनर्जी, है ना। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमारे को क्या बताएगा? एनर्जी ऑफ द है ना। ये बात तो एकदम करेक्ट लिखी है कि ये शेप बताता है। याद रखना, n को बोलते हैं हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और ये आपका जो L है इसको हम बोलते हैं एंगुलर क्वांटम या एजीमुथल क्वांटम नंबर। और ये सच है कि ये शेप ही बताता है। क्या बताता है? ये शेप बताता है। शेप किसका? ऑफ द ऑर्बिटल, शेप ऑफ द ऑर्बिटल। अगर हम शेप की बात करें, L = 0 पे कैसी शेप है? स्फेरिकल। कैसी शेप है? स्फेरिकल। अगर हम L = 1 पे बात करें तो कैसी शेप है? डम्बल। कैसी शेप है? L = 2 पे कैसी शेप है? डबल। और अगर हम बात करते हैं L = 3 पे कैसी शेप है? कॉम्प्लेक्स। कैसी शेप है? कॉम्प्लेक्स। अगर हम बात करते हैं ml की, तो ये होता है आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो होता है ये आपका क्या बताता है? ये देखो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताता है साइज और एनर्जी, साइज और एनर्जी। और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताता है ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल। क्या बताता है? ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल, है ना। ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, है ना। ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल। और ms क्या बताता है? स्पिन क्वांटम नंबर है। स्पिन क्वांटम नंबर जो है ये हमारे को बताता है, याद रखना, स्पिन
ऑफ इलेक्ट्रॉन, स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन, स्पिन ऑफ। इलेक्ट्रॉन। तो देखो बेटा ये बात तो राइट है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ओरिएंटेशन बताता है ये गलत है, एनर्जी बताता है ये बात राइट है। बट देखो अब आधी बात तो गलत हो गई ना, तो ऑप्शन बी तो गलत है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर डिटरमाइन द साइज ऑफ ऑर्बिटल, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर साइज ऑफ ऑर्बिटल नहीं बताता, ये बात भी गलत है, ये बात भी गलत है। हाँ है ना। अब बात आती है स्पिन क्वांटम नंबर जो है इलेक्ट्रॉन की डिटरमाइन करता है स्पिन, ये बात एकदम राइट है, ये बात एकदम राइट है। तो आपने ये याद रखना है कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या बताएगा, साइज और एनर्जी। क्या बताएगा, साइज और एनर्जी। जो मैग्नेटिक वो आपका जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है या एंगुलर क्वांटम नंबर है, एंगुलर क्वांटम नंबर क्या बताएगा, शेप ऑफ ऑर्बिटल, शेप ऑफ। ऑर्बिटल। अगर L इक्वल टू 0 तो स्फेरिकल, L इक्वल टू 0, स्फेरिकल। अगर L इक्वल टू 1 है तो डम्बल, डम्बल। L इक्वल टू 2 है तो, डबल डम्बल। और L इक्वल टू 3 है तो कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स, राइट है। और अगर हम बात करते हैं किसकी, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की, तो ये ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल, और स्पिन क्वांटम नंबर स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन, स्पिन क्वांटम नंबर स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट है। अब इसने बोला है अरेंज करो एस को, पी को, डी को, सबशेल्स को ऑफ अ सबशेल्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब देखो सबसे ज़्यादा जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है वो किस में होता है, ये बोल रहा है। तो याद रखना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के ऑर्डर में, तो देखो एस की सबसे ज़्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, पी का उससे कम, और सबसे कम डी में, और उससे भी कम एफ में, है ना। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का ऑर्डर क्या है, ये है, राइट है। FDPS, राइट है कि नहीं है। अब इसका रीज़न क्या है, इसके पीछे अगर आपसे पूछा जाए कि रीज़न क्या है, तो इसका रीज़न आपके चैप्टर 3 में मौजूद है। इसका रीज़न क्या आएगा, इसका रीज़न आएगा, याद रखना, इसका रीज़न आएगा, रीज़न एफ और डी पुअर शील्डर होते हैं। एफ और डी क्या होते हैं, पुअर शील्डर, और पुअर शील्डर या पुअर स्क्रीनिंग होती है इनमें। और ऐसा क्यों होती है, क्योंकि आप जानते हो कि एक्चुअली में न्यूक्लियस से उल्टा इनका अट्रैक्शन बढ़ जाता है जब ये फुल्ली फिल्ड हो जाते हैं, हाँ या ना। ये सब क्या होते हैं, पुअर शील्डर, और इनमें क्या होती है, पुअर स्क्रीनिंग। पुअर क्या होती है इनमें, स्क्रीनिंग, पुअर क्या होती है इनमें, स्क्रीनिंग, हाँ या ना। ये क्या होता है, पुअर शील्डर, पुअर शील्डर। तो सबशेल्स क्लोज टू द न्यूक्लियस विल एक्सपीरियंस हाई इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। क्या बोला मैंने, हाई इफेक्टिव, बोलो, सबशेल्स सबशेल्स क्लोजर टू न्यूक्लियस, क्लोजर टू न्यूक्लियस, क्लोजर टू न्यूक्लियस एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस experiences, बोलो experiences higher हायर effective इफेक्टिव nuclear charge, न्यूक्लियर चार्ज, higher effective, न्यूक्लियर चार्ज। डन है, हाँ, आ गया समझ। तो ये आपने याद रखना है कि S का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है और F का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम है। क्लियर, आगे बढ़ जाते हैं। इसने बोला शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ऑक्सीजन एटम, शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन एटम। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या है हमारे पास, 8, 8, और 8 एटॉमिक नंबर पर अगर हम देखें तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बढ़ते हैं 1s 2s 2p। आप जानते हो 8 इलेक्ट्रॉन 2s में आएंगे, 2s में आएंगे, और p में 4, और ये कुछ इस तरह से भरा जाएगा 1s, राइट, 1s फिर 2s फिर 2p, कुछ इस तरह से और कुछ इस तरह से, हाँ या ना। अब 1s2 2 इस तरह से, 2s2 कुछ इस तरह से, 2p4 कुछ इस तरह से, हाँ या ना, राइट है, क्लियर है। बढ़ जाए आगे, डन है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब जरा ध्यान से सुनना और समझना अगर यहाँ तक डन है तो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है निकल एटम कैन लूज 2 इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म Ni2+। निकल का जो एटम है, बोलो, निकल का जो एटम है वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, वो 2 इलेक्ट्रॉन, लूज कर देता है। हाँ या ना। देखो निकल का एटॉमिक नंबर क्या है, निकल का एटॉमिक नंबर है 28। कितना है बेटा, 28। और हम इसे अगर भरें तो या तो हम लिख सकते हैं आर्गन, और भर सकते हैं 4s2 3d8, चाहे तो हम इसे पूरा शुरू से भर दें 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s2 3d8, ये भी भर सकते हैं ऐसे, हाँ या ना, भर सकते हैं इस तरह से भी। अब दोनों ही तरीके एकदम परफेक्ट है, करेक्ट है, राइट। इसे ऐसे भरो चाहे ऐसे भरो, राइट है। अब बात आती है निकल करके
कि अगर ये एकदम करेक्ट है, Ni2+ की बात आ रही है, किसकी बात आ रही है? Na2+. Ni2+ का मतलब अब इलेक्ट्रॉन कम हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन कम करने हैं। हाँ. अब अगर 2 इलेक्ट्रॉन कम करने हैं तो हम कहाँ से कम करेंगे? आउटर मोस्ट शेल से। हाँ. तो सबसे आउटर मोस्ट में क्या बना दो, 2 कम कर दो, तो यहाँ 0 कर दिया हमने। हाँ या ना? तो ये बोल रहा है कि द एटॉमिक नंबर ऑफ निकल इज 28 फ्रॉम विच ऑर्बिटल विच यू लूज इलेक्ट्रॉन। तो किस ऑर्बिटल से हम लूज करेंगे इलेक्ट्रॉन? एस से। किससे लूज करेंगे? S. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हेयर Here 2 इलेक्ट्रॉन्स 2 electrons आर are लॉस्ट lost फ्रॉम from 4s ऑर्बिटल। 4s orbital. क्लियर? ये आपने याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसने बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल्स आर डीजेनरेट, राइट। आपको पता है डी के जो ऑर्बिटल्स होते हैं, आपको पता है डी जो ऑर्बिटल है, डी जो Orbital है. ये ऑर्बिटल 2 टाइप्स का है। मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनना बेटा। देखो डी ऑर्बिटल 2 टाइप्स का है। एक होता है जो बिटवीन द एक्सिस मौजूद है, एक डी का ऑर्बिटल जो बिटवीन द Axis. एक्सिस मौजूद है, और एक जो डी का ऑर्बिटल है वो अलोंग द एक्सिस मौजूद है, अलोंग Along. द एक्सिस मौजूद है। जो बिटवीन द एक्सिस मौजूद है, ये 3 लोग हैं, इन्हें हम बोलते हैं T2G के नाम से। ये 3 लोग हैं, DXY, DYZ और DZX, DZX। और अलोंग द एक्सिस जो मौजूद है ये है EG। ये 2 लोग हैं, एक है आपका बेटा DX² माइनस Y² और DZ², राइट। अब अगर हम इनकी शेप देखें तो ये बिटवीन द एक्सिस मौजूद है। इनकी शेप कुछ इस तरह से रहती है, अगर हम देखते हैं तो कुछ इस तरह से इनकी शेप निकल करके आती है, कुछ इस तरह से ऐसे। और अगर हम देखते हैं कुछ ये वाले शेप, तो DX² माइनस Y² की शेप कुछ इस तरह से रहती है अलोंग द एक्सिस। और DZ² की शेप बहुत बार एग्जाम में भी आती है, डोनट शेप इसकी होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट शेप है ये, डोनट शेप, राइट। DZ² इसकी शेप कुछ इस तरह से और कुछ इस तरह से और कुछ इस तरह से होती है, कॉम्प्लेक्स हो, ठीक है। यस, इसे डोनट शेप कहा जाता है, राइट। तो इसने हमसे क्या कहा है कि किन की एनर्जी सेम है। आप याद रखना, इन पांचों की एनर्जी सेम है अगर ये सेम सब शेल से बिलोंग करते हो। इनका शेल और सब शेल मतलब इनका जो सब शेल और शेल सेम होना चाहिए। अब देखो 3D की इसके साथ एनर्जी सेम है, और अगर हम बात करते हैं 4D ये वाले की और इसकी एनर्जी सेम रहेगी। 3D की एनर्जी इसके साथ सेम है, तो याद रखना इन तीनों की एनर्जी सेम है और इन तीनों की एनर्जी सेम रहेगी, हाँ या ना। तो हम बोलेंगे क्या, हम बोलेंगे कुछ इस तरह से कि 3DX आपका एक 3DXY दे रखा है, एक आपका दे रखा है 3D, मतलब आप ये देख लो बस रेड वाले एक साथ और ब्लू ऑरेंज वाले एक साथ। इन तीनों की एनर्जी बस सेम रहेगी, बस हमें याद रखना है, क्योंकि इन तीनों का सेम क्या हो गया, शेल भी सेम है। देखो थर्ड हो रहा है तीनों का, इसका भी थर्ड है, इसका भी थर्ड है, और इसका भी, और इसका भी फोर्थ है, इसका भी फोर्थ है, और इसका भी। तो जिनका भी शेल सेम होता है, जिनका भी उनकी ही एनर्जी सेम होती है, वो डीजेनरेट होते हैं। क्या होता है वो? उन एनर्जी सेम होने का मतलब होता है डीजेनरेट। डीजेनरेट का मतलब है मीन्स दे हैव सेम एनर्जी, मीन्स दे हैव सेम एनर्जी, मीन्स दे हैव सेम एनर्जी। हाँ या ना। आप एक बार मैं फिर बता दूं कि 3D और 3P की एनर्जी सेम नहीं होगी, क्योंकि मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है, तो अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन है तो वो होगी, बट 3D के अंदर जितने भी आते हैं उन सब की एनर्जी सेम होगी, डीजेनरेट होगी, राइट। बढ़े आगे। आगे कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स एंड रेडियल नोड्स इन 3P। एंगुलर नोड्स का फार्मूला क्या होता है? L, और रेडियल नोड्स का फार्मूला क्या होता है? N माइनस L माइनस 1, N माइनस L माइनस 1। अब 3P के अंदर बात करनी है। 3P के अंदर अगर हम बात करते हैं तो हमारी, अगर P के लिए, किसके लिए बात कर रहे हैं हम? P के लिए। P का मतलब L की वैल्यू 2, L की वैल्यू 1, सॉरी, P का मतलब L की वैल्यू 1। अगर L की वैल्यू 1
और अगर हम बात करें रेडियल नोड की तो n की वैल्यू तो हमारे को दिख ही रहा है कि ये 3 है, तो यहाँ जाएगा 3 -1 -1, तो ये कहीं ना कहीं आ रहा है 2, ओ सॉरी 2 नहीं, 3 - 2, ये आ जाएगा 1। तो रेडियल नोड कितनी आ गई? 1। एंगुलर नोड कितनी आ गई? 2। और कल को अगर हमसे पूछ लेता टोटल नोड्स बताओ, तो टोटल नोड्स का फॉर्मूला क्या होता है? n - 1, और वो आ जाती कहीं ना कहीं हमारे पास n - 1 होता ना, तो 3 - 1, तो 3 - 1 वो 2 आ जाती है, तो इन दोनों का टर्म, इन दोनों का ही सम कर दो, इन दोनों का सम कर दो, डायरेक्ट 2 लिख दो। आया नहीं आया समझ? कुछ भी कर सकते हो, आया नहीं आया, क्लियर है? आपको रेडियल नोड आ गई निकालनी, एंगुलर नोड आ गई, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसने बोला हमसे 27 क्वेश्चन अगर हम देखें तो 27 क्वेश्चन में बोल रहा है कि द अरेंजमेंट ऑफ ऑर्बिटल्स ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी, n+l रूल के अकॉर्डिंग हमें भरने हैं। क्या करना है हमारे को? n+l रूल का अकॉर्डिंग भरने हैं हमारे को ये एक्चुअली में अरेंजमेंट करनी है ऑर्बिटल्स की, अरेंजमेंट ऑफ ऑर्बिटल्स अकॉर्डिंग टू n+l वैल्यू के बेस पर। लोअर एनर्जी पहले आएगा और हायर बाद में आएगा, हाँ या ना? अब आप जानते हो, देखो सबसे ज़्यादा एनर्जी सबसे पहले देखो, सबसे पहले होता है 1s। कैसे? अब एक बार ना ऐसा करते हैं, इन सब की निकाल ही लेते हैं, इन सब की एनर्जी निकाल दो। आ जाओ। 1s है, 2s दे रखा है, 2p दे रखा है, 3s दे रखा है, इधर 3s 3p 4d 4s दे रखा है। 3 आप इसे लिख दो अब, 3p 3d और एक 4s दे रखा है। इधर 5p वगैरह बहुत सारे दे रखे, तो ऐसा करो सारे लिख देता हूँ। 4p 4d 5s 6 और 5p 5d 6s और 6p, ये मैंने सारे लिख दिए, सब मैंने क्या करा, सारे वैल्यू लिख दी। अब आप अगर देखते हो इनकी n की वैल्यू क्या है और इसकी l की वैल्यू क्या है, ठीक है? आप देखो इनका n की वैल्यू 1 है और इसकी l की वैल्यू क्या है? 0। तो इनका n+l कितना आ गया? 1। n+l कितना आ गया? 1। इसका n की वैल्यू 2, l की वैल्यू 0, n+l कितना आ गया? 2। n की वैल्यू 2, n की वैल्यू 2 और l की वैल्यू आप अगर देखो तो 1, तो 3 आ गई। इसकी 3s के लिए अगर हम बोलते हैं, n की वैल्यू 3, s के लिए l की वैल्यू क्या होती है? 0, तो 3 + 0 3। अब 3d के लिए अगर हम 3p के लिए पहले, तो n की वैल्यू 3 और l की वैल्यू 1 4, यहाँ पे 3 और d के लिए 2, तो 5 आ जाएगा, राइट है? अब 4 s की वैल्यू 0 4p के लिए 4 1 5 4 1 यहाँ पे 4 2 6, फिर यहाँ पे 5 0 5, फिर यहाँ पे 5 1 फिर यहाँ पर 5 2 7, फिर यहाँ पे 6 0 6 और फिर यहाँ पे 6 1 7। याद रखना अगर n+l सेम आ जाए, अगर n+l की वैल्यू अगर सेम आ जाती है, अगर n+l की वैल्यू सेम आती है, तो जिसका भी विच हैज़ मोर n जिसका भी विच हैज़ मोर n वैल्यू, तो उसी का हायर एनर्जी होगा। देयरफॉर हायर एनर्जी, उसी का क्या होगा? हायर एनर्जी होगा। उसी का क्या होगा? हायर एनर्जी होगा। उसी का क्या होगा? हायर एनर्जी। अब आप देखो कि इसका n+l का वैल्यू 1 और इसका 2 आ रहा है, तो ऑब्वियसली 1s की तो एनर्जी कम है और 2s की ज़्यादा है, और 2s से ज़्यादा किसकी आएगी? 2p की। दिख रहा है उसकी n+l की वैल्यू और ज़्यादा है। फिर 2p के बाद देखा जाए तो 3s की भी वैल्यू 3 है और 3p की वैल्यू तो 4 है, वो तो छोड़ दो। तो इसके बाद आएगा 3s। क्या आएगा इसके बाद? 3s। क्या हमने ये चारों कर लिए? आ जाओ। अब 4s 3s 3p 4d, 3s 3p 4s 4d। अच्छा देखो, एक तो हमें देखना 3s, एक 3p, एक 4s, एक 4d। आप देखो n+l की वैल्यू सबसे ज़्यादा 4d की है, फिर इसकी 4 है और इसकी भी 4 है, बट देखो n इसका बड़ा है तो हम इसको प्रायोरिटी देंगे। n इसका बड़ा है तो हम इसको क्या देंगे? प्रायोरिटी।
तो अब अगर हम इसको प्रायोरिटी देंगे तो आंसर आ जाएगा क्या, आप देखोगे कहीं ना कहीं 3s की तो सबसे कम है n+l की वैल्यू, उसके बाद 3p की, तो 3s देन 3p देन हमारे पास आएगा क्या 4s 4s और देन आएगा हमारे पास 4 4d। अब अगर हम देखते हैं 5p 4d 5d 4f 6s ये दे रखे हमारे को। अब हमारे को एनर्जी का ऑर्डर बताना है, क्या बताना है हमारे को, एनर्जी का ऑर्डर। एनर्जी का ऑर्डर। अब अगर हम देखते हैं 5p 4d 5d 4f 5p 5p 4d 5d 5p 5d 5p 5d 4d 4f 4d और 4f हमने बनाया ही नहीं, तो ऐसा करते हैं हम पहले 4f बना लेते हैं, राइट। तो 4f की अगर हम बात करें तो s की n की वैल्यू 4 l की वैल्यू 3, तो आएगा क्या 7। तो अब ये भी हमें चेक करना है। और कौन सा, और एक क्या करना है 6s। अब देखा जाए तो इन सब का ऑर्डर क्या आएगा, देखो सबसे कम कौन है इस समय, अगर देखा जाए तो ये 6 है, ये 6 है। सबसे पहले तो आना चाहिए 6 वाले लोग, तो 6 में सबसे पहले 4d आएगा, फिर आएगा आपका 5p, फिर क्या आएगा आपका 5p। अच्छा देखो उसके बाद अगर हम देखते हैं इसका 6 आ रहा है, ये 6 वाले ख़त्म हो गए, हाँ ये 6 वाला ख़त्म, ये 6 वाला खत्म। अब ये भी 6 वाला है, तो ये आएगा 6s आएगा। हाँ अब ये भी 6 वाला ख़त्म। अब बात आती है 7 वाले में, इसका n छोटा और इसका n बड़ा है। तो पहले आएगा 4f और बाद में क्या आएगा 5d। नहीं आया समझ, पक्का आ गया। हाँ तो इस तरह से आपने इन क्वेश्चंस को अचीव करना है, ठीक है, समझ आ गया। चलिए इसको हम ऊपर ले जा कर के पेस्ट कर दे भैया, आ जाओ। तो ये हमने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। अब हमें चेक करना है 5f 6d 7s और 7p, तो हमें चेक करना है, आ जाओ हमें चेक करना है इन चारों को, देखो इन चारों को। तो देखो 5f ये हो गया, यहाँ पे 5f हमने बनाया ही नहीं है, तो पहले हमें 5f बनाना पड़ेगा, ठीक है। आ जाओ, अगर हम बात करते हैं 5f की, तो 5 हो गया n का वैल्यू, f का वैल्यू हो गया 3, तो टोटल कितना आ गया सम 8। ये तो सबसे ज़्यादा आगे आ गया, 8 तो इनमें से किसी का भी नहीं है। ये लोग हमने 7s बनाया अभी तक नहीं, 7s भी बनाना पड़ेगा हमें और 7p भी बनाना पड़ेगा। 7s और 7p, n की वैल्यू 7 और s की वैल्यू 0 7, n की वैल्यू 7 और l की वैल्यू 1 8। अब आप देखो ये हमारे पास हमें 4 लोग देखने हैं, एक तो हमारा 5f, एक 6d भी नहीं बनाया हमने अभी तक, बाप रे कितना कुछ बनाना है। ऐसा करते हैं स्पेस ना होने के कारण हम यहाँ पे d बना लेते हैं, ठीक है, और ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 8, हैप्पी। तो ये हो जाएगा ये और ये, इन चारों का हमें चेक करना है। आप देखो इन सब में n+l का वैल्यू सबसे कम किसका है, देखो ये 8 है, ये 8 है, ये 7 है, ये 8 है। सबसे कम वैल्यू किसकी है 7 की, तो सबसे पहले 7s आ गया, सबसे पहले क्या आ जाएगा 7s। अब ये देखो कि इन तीनों का ही n का वैल्यू कहीं ना कहीं क्या है, n+l का वैल्यू सेम। अच्छा इन दोनों का तो n भी सेम है, नहीं इसका n अलग है, इसका n अलग है, और इसका भी तीनों का अलग है ना, तीनों का क्या है अलग। तो सबसे पहले आएगा 5f, सबसे पहले क्या आएगा बोलो 5f, फिर क्या आएगा बोलो 6d, फिर क्या आएगा बोलो 7p। आया समझ या नहीं आया, क्लियर हो गया। तो इस तरह से आपने ये क्वेश्चन को अचीव कर लेना है। कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे जल्दी बता दो। कर लेंगे हम, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, ये अगर डन हो चुका है तो इसके बाद हम आगे देखें अब क्या है। क्वेश्चन नंबर हमारे हैं एक्चुअली में ये हमने कर लिया। इसने बोला बेस जो अंदा किस इन चारों में से किसकी एनर्जी सबसे कम है, जिसका n+l सबसे कम होगा वही एनर्जी सबसे कम है। इसका n+l कितना आ रहा है 4+1 नहीं 4+2, इसका n+ कितना आ रहा है 4+3, इसका n+ कितना आ रहा है 5+0 और इसका n+ कितना आ रहा है 5+1। तो सबसे n+l कम किसका आ रहा है 5s का, 5 तो आंसर क्या हो जाएगा 5s। आंसर क्या हो जाएगा 5s। आया नहीं आया समझ। आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद हमसे क्या कह रहे हैं यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग एज हाईएस्ट एनर्जी, विच ऑफ द फॉलोइंग एज किस ऑर्बिटल की सबसे ज़्यादा एनर्जी है। तो देखो 5p तो 5+1 आ गया, 6, इसका आ गया 5+2, इसका आ गया 5+3,
8 इसका आ गया 6 + 0 6 और इसका आ गया 6 + 1। सबसे ज़्यादा हाईएस्ट वैल्यू किसकी आ रही है? 5f। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? 5F 5f। नहीं आया समझ? ठीक है, हाँ क्लियर है? हाँ तो हायर सबसे ज़्यादा एनर्जी किसकी आई है? इसकी 5f की। सबसे लोएस्ट एनर्जी किसकी आई है? 5s की। डन। चलिए बच्चों अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा, इसने बोला अब हमारे से क्या, क्वेश्चन नंबर 29 में कि विच ऑफ द फॉलोइंग, देखो हम 30 तक करेंगे इस वीडियो में डिस्कस। तो ये सेकंड लास्ट थर्ड लास्ट क्वेश्चन है, देख लो जल्दी से। विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट शो डिफ्लेक्शन। बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में कौन डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा? देखो बेटा, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता। न्यूट्रॉन हैज़ नो चार्ज। न्यूट्रॉन हैज़ नो चार्ज नो चार्ज। बेटा क्योंकि न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता, बिकॉज न्यूट्रॉन हैज़ नो चार्ज, देयर फोर, याद रखना बच्चों, देयर फोर इट विल नॉट शो एनी डिफ्लेक्शन। देयर फोर इट विल नॉट शो एनी, डिफ्लेक्शन क्योंकि उस पर कोई चार्ज नहीं होता इसलिए वो किसी भी प्रकार की डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा। तो बेटा इसका आंसर हो जाएगा न्यूट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है, आपको पता है नेगेटिव, कैथोड रेस पर नेगेटिव चार्ज है और प्रोटॉन्स पर पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए ये तीनों लोग अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में डिफ्लेक्शन शो करेंगे ही करेंगे। ये डिफ्लेक्शन शो करेंगे ही करेंगे। ये हमने कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट और एनोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट से देखा हुआ, राइट। ये अपना पाथ डेविएट करेंगे, ये डिफ्लेक्शन शो करेंगे, मतलब पाथ इनका डेविएट होगा। आगे बढ़ जाते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है कि एटॉमिक मास और an atom having atomic mass number 13 has 7 neutron. What is the atomic number of atom? Atomic, देखो बेटा हमारे से पूछा गया कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, एटॉमिक नंबर क्या होगा। देखो बेटा, मास नंबर कहीं ना कहीं 13 है और मास नंबर 13 और न्यूट्रॉन 7 है। आप जानते हो कि A = होता है Z + N। अगर A = Z + N है तो A की वैल्यू 13 दी गई है, Z हमें निकालना है और N की वैल्यू 7 हो जाएगी। तो बेटा Z की वैल्यू कहीं ना कहीं आप देखोगे वो आ जाएगी 13 - 7 और एटॉमिक नंबर कहीं ना कहीं हमारा 6 निकल के आएगा, जो कहीं ना कहीं ये शो करता है कि इसका एटॉमिक नंबर 6 है, राइट। तो हमारा एटॉमिक नंबर क्या आ जाएगा बेटा? 6। और एटॉमिक नंबर 6 आने का मतलब है कि ये कार्बन है और ये कार्बन का कोई एक ऐसा आइसोटोप है जिसका मास होता है 13। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। आगे बढ़ जाते हैं बच्चों, लास्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। देखो लास्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? वेवलेंथ का कह रहा है। वेवलेंथ ऑफ डिफरेंट रेडिएशन दे रखा है हमारे को, आपके सामने है। इसने बोला इन्हें अरेंज करो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी में। देखो बेटा, एनर्जी जो होती है बच्चों, याद रखना, एनर्जी का फार्मूला होता है hc/λ। अगर आप इस फार्मूले को ध्यान से ऑब्जर्व करो तो ये h और c दोनों कांस्टेंट है। ये h भी कांस्टेंट है, ये वैल्यू फिक्स है और c भी कांस्टेंट ही है। तो बेटा एनर्जी जो होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वेवलेंथ के। और बेटा क्योंकि एनर्जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वेवलेंथ के, तो आप अब क्या देखोगे, अब आप सुनना। देखो सबसे कम वेवलेंथ जो है, सबसे कम वेवलेंथ जो रहेगी वो रहेगी बेटा कहीं ना कहीं जिसकी वेवलेंथ कम उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, याद रखना। देखो सबसे कम, अगर आप देखो ये कहाँ पे ना कहीं ये देखो 4 वैल्यू दी गई है और नैनो में, माइक्रो में, नैनो में, एंगस्ट्रम में ऐसे दी गई है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबको सेम वैल्यू में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो बेटा ए की वेवलेंथ जो है वो हमारे को दी गई है 300 नैनोमीटर। बी की वेवलेंथ दी गई है अगर आप देखो तो 300 माइक्रोमीटर। सी की वेवलेंथ जो दी गई है बेटा वो हमें दी गई है 3 नैनोमीटर। और डी की वेवलेंथ जो हमें दी गई है वो दी गई है 30 एंगस्ट्रॉम। बेटा अगर हम इसे कन्वर्ट करते हैं तो हो जाएगा 300, और इन्हें ना सबको माइक्रो में बदल लेते हैं क्योंकि वही सबसे छोटा है तो दिक्कत नहीं आएगी। तो ये बेटा हो जाएगा, नैनो को लिख सकते हैं हम 10⁻⁹, इसमें मीटर। चलो ऐसा कर लेते हैं, ऐसा ही लिख लेते हैं 9 में लिख ले सबको, नैनो में लिख लेते हैं। ऐसा करो, सबको नैनो में लिख लेते हैं, सब नैनो के आसपास के हैं। ठीक है, आप इसे लिख सकते हो बेटा 3 × 10⁻10 मीटर। ये हो जाएगा 3 × 10⁻9 मीटर। और ये हो जाएगा 300 × 10⁻6 मीटर। अगर आप इसे कन्वर्ट करते हो तो बेटा आप ना क्या कर सकते हो, आप यहाँ पर ना ऐसा करो, 3 यहाँ पर ऐड कर दो, मतलब -3 यहाँ पर ऐड कर दो और -3 से नीचे डिवाइड कर दो, और ये 3 इधर आके प्लस बन जाएगा। ये 3 इधर आके क्या बन जाएगा? प्लस। तो ये बन जाएगा 1 2, तो ऑलरेडी था 3 0 यहाँ से आ जाएंगी, 1 2 3, और ये जाएगा 10⁻9।
हो गया। और इसको भी आप एक्चुअली में यहाँ से क्या करो, यहाँ से एक हटा दो, +1 यहाँ ऐड कर दो और -1 से नीचे एक -1 नीचे भी ऐड कर दो। मतलब बेसिकली मैंने डिवाइड कर दिया, समझ पा रहे हो। अब ये जब 1 इधर जाएगा तो आप जानते हो ये बन जाएगा 300 × 10⁻⁹ मीटर, राइट है, मीटर। अब आप देखो कहीं ना कहीं देखो सब सब 10⁻⁹ में है, सब 10⁻⁹ -9 तो अब हमारे को देखना ही नहीं है, हमारे को सिर्फ आगे वाली वैल्यू से ही आंसर मिल जाएगा, इस वाली वैल्यू से ही, राइट। हाँ। अब हमें पता है वेवलेंथ अगर कम, वेवलेंथ कम तो एनर्जी ज़्यादा। तो वेवलेंथ देखो, आप देखो सबसे कम किसकी है, सी की। सी की वेवलेंथ सबसे कम है, हाँ या ना। सी की वेवलेंथ कितनी है, सबसे कम 3 × 10⁹ 3 × 10⁹ अब अगर आप देखो तो बेटा एक बार ही सुनना, एक ना गलती हुई है मेरे से, मैंने यहाँ पे +1 ऐड करा है ना, मुझे यहाँ भी कहीं ना कहीं क्या करना होगा, +1 ही ऐड करना होगा। तो जब +1 ऐड करूँगा 0 से 0 कट जाएगा, तो बेटा यहाँ 300 नहीं, यहाँ पर 3 आएगा। क्या आएगा यहाँ पर, 3। तो बेटा कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं दोनों की सेम आ रही है। सेम आ रही है। तो बेटा देखो वेवलेंथ ऑफ सी की और डी की सेम है, वेवलेंथ सी और डी की क्या है, सेम। वेवलेंथ बेटा कहीं ना कहीं किसकी ज़्यादा है, बी की सबसे ज़्यादा है, बी की सबसे ज़्यादा है, बी की सबसे ज़्यादा है, और बेटा वेवलेंथ ए की क्या है, कहीं ना कहीं कम है, बीच में है, राइट। ये तो वेवलेंथ का ऑर्डर हो गया। ये किसका ऑर्डर हो गया, वेवलेंथ। अगर ये वेवलेंथ का ऑर्डर ये है तो बेटा एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा, इसका उल्टा। तो बेटा वो हो जाएगा एनर्जी का ऑर्डर, डी की एनर्जी कहीं ना कहीं क्या होगी, डी की सी की एनर्जी और डी की एनर्जी क्या होगी, सेम। ए की एनर्जी क्या होगी, कम। और बेटा बी की एनर्जी क्या होगी, सबसे कम, क्योंकि बी की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा थी इसलिए उसकी एनर्जी सबसे कम होगी। क्या आया समझ या नहीं आया। आई होप बच्चों ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल हुआ होगा। इसमें मैंने बहुत इंपॉर्टेंट जो आपके एग्जाम्पलर है उसके सारे 30 के 30 क्वेश्चंस एकदम अच्छे तरीके से डिस्कस करें। ठीक है प्यारे बच्चों, बाय बाय।